नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का कालखंड। तो सिंधु सभ्यता का कालखंड माना जाता है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यानी कि कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालखंड 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, सिंधु सभ्यता का कालखंड। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, यानी कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और इसके बारे में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ये हम देखते हैं। तो ये मैंने मैप के जरिए बताया ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी, और आप ऐसे के ऐसे अपनी कॉपी में नोट्स बनाना ताकि आपको देखते ही याद हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है ना वो पश्चिम में, यानी कि हम शुरुआत करते हैं पश्चिम की तरफ से। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में जो दास्क नदी है ना, ये यहाँ पे पड़ती है पश्चिम में दास्क नदी, यहाँ पर मिले पाकिस्तान में जो दास्क नदी है ना, यहाँ पे बलूचिस्तान से। तो यहाँ पे सबसे पश्चिमी स्थल है ये, मैंने यहाँ पे रेड कलर से जो बिंदु कर रखा ना, यहाँ है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान। तो यहाँ पे मिले सुत्का गेंडोर सभ्यता, यानी कि जो सुत्का गेंडोर सभ्यता है ना, ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। और ये स्थान पूछे वर्तमान में तो कौन सा है, बलूचिस्तान है। ये कौन सा है, बलूचिस्तान। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान है, और यहाँ ही पे पास में किस नदी के पास में, दास्क नदी के पास में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान है। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे उत्तरी, यानी कि पश्चिमी देख लिया हमने, अब देखते हैं सबसे उत्तरी स्थान, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा था, या उत्तर में सिंधु सभ्यता का अंतिम स्थान कौन सा था जहाँ सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो है मादा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यानी कि सिंधु सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी, तो सिंधु सभ्यता उत्तर में फैली हुई थी मादा तक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये किस नदी के किनारे है मादा, यह चिनाब नदी के किनारे। यानी कि सिंधु सभ्यता का उत्तर में विस्तार जो जम्मू कश्मीर में मादा स्थान है ना, चिनाब नदी के पास में, यहाँ तक उत्तर में विस्तार, इसका उत्तर में विस्तार आता सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थान कौन सा था, मादा था, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है सबसे उत्तर में। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान है। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्वी स्थान की, यानी कि पश्चिमी हमने देख लिया, उत्तरी देख लिया, और अब हम बात करते हैं पूर्वी स्थान की। तो सिंधु सभ्यता का यानी कि सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, यानी कि जो आलमगीरपुर सभ्यता है ना, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी स्थान है सिंधु सभ्यता का, यहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। अगर हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थान, तो यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है। और दक्षिण में सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, तो दक्षिण में सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, तो दक्षिण में फैली हुई थी दायमाबाद सभ्यता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, यहाँ तक दक्षिण में सिंधु सभ्यता फैली हुई है। और ये कौन सी नदी के किनारे फैली हुई है, तो दक्षिण में है यहाँ पे गोदावरी नदी, यानी कि जो ये दायमाबाद स्थान है ना, यहाँ पे गोदावरी नदी के किनारे है दायमाबाद स्थान, और महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद स्थान। तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थान है। यह सिंधु सभ्यता का स्थान, यानी कि आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, तो सबसे उत्तरी स्थान है यानी कि चिनाब नदी के पास में, अखनूर के पास में एक स्थान पड़ता है मादा। और पश्चिम की बात करें तो सुत्का केंडोर सभ्यता है बलूचिस्तान में, जो कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह दास्क नदी के किनारे, यह सबसे पश्चिमी स्थान। पूर्वी पूछे तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी पूछे तो दायमाबाद है महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार, आप ऐसे की ऐसे इसको मैप में उतारना ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक,
यानी कि भाव चित्रात्मक। आप समझ रहे हो, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यानी कि यहाँ पे आपको मैं बताऊँ भाव चित्रात्मक, जैसे इमोजी बना दिया ये, ऐसे इमोजी, जैसे हम इमोजी में बात करते हैं ऐसे भाव चित्रात्मक थी। यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये इमोजी है ना, ऐसे बना देते होंगे कुछ भी भाव चित्रात्मक, जैसे मान लो इमोजी बना दिए। अब इनको कौन पढ़ सकता है? ये भाव चित्रात्मक है। जैसे हम वर्तमान में करते हैं ना, मोबाइल में आता है ना, इमोजी भेज देते हैं किसी को भी भाव चित्रात्मक, तो वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। और ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ये लिपि ऐसे लिखी जाती थी, इधर से इधर लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी सिंधु सभ्यता की लिपि। और ये लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी ये सिंधु सभ्यता की। इसके बाद में बात करें, सिंधु सभ्यता में 6 नगरों का उल्लेख सबसे ज्यादा है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो बाकी नगर है ना, उनको छोटे नगरों में रखा गया, और 6 नगर सबसे बड़े नगर है सिंधु सभ्यता के। कौन कौन से? तो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गणवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये सिंधु सभ्यता के सबसे समृद्ध और बड़े नगर है। 6 नगर है सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े और समृद्ध नगर। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता की यानी कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था ना, कैसा था? मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक? तो सिंधु सभ्यता में हम बात करते हैं मातृसत्तात्मक, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है ना, इसका समाज कैसा था? इसका समाज था मातृसत्तात्मक। इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, खुदाई में या उत्खनन में कुछ मर्ण मूर्तियां मिली है, यानी कि स्त्री की मूर्तियां मिली है। तो इस कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? मातृसत्तात्मक। यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? मातृसत्तात्मक। आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ नोट्स, ऐसे कैसे नोट्स बनाना। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? मातृसत्तात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। और सिंधु सभ्यता के और भी बहुत से स्थान है वैसे तो सिंधु सभ्यता में, लेकिन ये जो 6 बड़े नगर है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, 6 बड़े नगर सिंधु सभ्यता में। और सिंधु सभ्यता के लोग धरती को यानी कि उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग है ना, ये पृथ्वी को या धरती को यानी कि उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और सिंधु सभ्यता के समकालीन एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। वहाँ के अभिलेखों में जो सिंधु सभ्यता के लोग है ना, सिंधु सभ्यता के लिए, वो सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको। सिंधु सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा, यानी कि मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे, जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग है ना, वो सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। ऐसा हमें कुछ जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लेख है ना, उनमें मिला है, जो सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त शब्द है मेलुहा। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग यानी कि जो कुब्बड़ वाला सांड है ना, उसको पूजनीय मानते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग है ना, वो कुब्बड़ वाले सांड को सर्वाधिक पूजनीय मानते थे। यानी कि जो कुब्बड़ वाला सांड पशु है ना, वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक पूजनीय पशु था। और सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग है ना, वो मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ सत्तात्मक तो था यहाँ का, जो सिंधु सभ्यता का परिवार था ना, वो मातृ सत्तात्मक था, लेकिन यहाँ के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। ऐसा हमें कुछ अभिलेखों में वर्णन मिला है, यानी खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष हमें मिले हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता की जो तौल की इकाई थी ना, वो 16 के अनुपात में थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई थी ना, वो कितने अनुपात में थी? वो थी 16 के अनुपात में, यानी कि 16 के अनुपात में थी। जो सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई थी ना, वो 16 के अनुपात में थी। कितने अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो तौल की इकाई थी ना, 16 की इकाई में थी। और सिंधु सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, जिसमें सिंधु सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है मेलुहा शब्द, इसका प्रयोग किया गया था। और सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी।
इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता ना, इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। यहाँ पे लिखा हुआ मोहनजोदड़ो, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो आपको मोहनजोदड़ो करना है, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और ये काफी महत्वपूर्ण नगर था। और भारत में इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी कि जो सिंधु सभ्यता ना, इसका भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका भारत में सबसे बड़ा स्थल या बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। और इसका वैसे सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में पूछे कि भारत में स्थित इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। यह सिंधु सभ्यता। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन का बार आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह है मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा नगर तो वह है राखीगढ़ी। ये सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण बड़े नगर है। और ये जो सिंधु सभ्यता थी ना, ये कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर एग्जामों में काफी बार आ चुका कि सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यानी कि अगर स्वतंत्रता के बाद हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये स्वतंत्रता के बाद इसके सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो वो खोजे गए हैं जो ये है ना गुजरात में। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसके स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में अगर आप आगे देखते हो तो इसमें पूजा का भी काफी महत्व था पूजा का। जैसे वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, यानी कि सूर्यों की उपासना, ये आदि इसमें काफी प्रचलित थी। ये हमारी सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता में अगर आप मुख्य खेती की बात करते हो तो सिंधु सभ्यता की मुख्य खेती कौन सी थी? गेहूं और जौ। यानी कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी ये गेहूं और जौ। और सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें मैंने बताई दी कि कौन कौन सी थी। तो गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण फसलें थी ये। और सिंधु सभ्यता का व्यापार भी काफी उन्नत था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता कौन से काल की थी? तो सिंधु सभ्यता मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। यानी कि सिंधु सभ्यता कौन सी काल की मानी जाती है? आदि ऐतिहासिक काल की, समकालीन थी। यानी कि मैंने बताया था आपको इतिहास को कितने भागों में बांटा रखा है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल की थी सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी माने जाते हैं? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग है ना, वो मूल निवासी भूमध्य सागर के माने जाते हैं। यानी जो भूमध्य सागरीय देश है ना, उसके निवासी माने जाते हैं सिंधु सभ्यता के लोग। यानी जो सिंधु सभ्यता इधर पड़ता है भूमध्य सागरीय देश, भारत के जो पश्चिमी तरफ है ना, इधर पड़ता है उत्तर पश्चिम की तरफ, तो भूमध्य सागरीय माने जाते हैं सिंधु सभ्यता के लोग। ये यहाँ से धीरे धीरे इनका विस्तार होने लगा, तो धीरे धीरे फिर ये यहाँ से भूमध्य सागर से होकर यहाँ ईरान, अफगानिस्तान और धीरे धीरे पाकिस्तान से भारत में आ गए। यानी कि भूमध्य सागर से ईरान, अफगानिस्तान और भारत में इनका धीरे धीरे विस्तार होता गया, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ना उनका। वैसे सिंधु सभ्यता की अगर आप बात करें, सिंधु सभ्यता का जो ये चैप्टर है काफ़ी बड़ा। सिंधु सभ्यता का ये चैप्टर हम 2 भागों में देखेंगे, क्योंकि वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस कारण हम जो सिंधु सभ्यता के बारे में मुख्य जानकारी ना, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बारे में एग्जामों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस कारण सिंधु सभ्यता के बारे में हम अब जो बाकी फैक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।